करती है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वाद विवाद काम आएगा आप लोग के। अब देखो कि विधि शासन के रूप में विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण का मूल अधिकार नागरिक और अनागरिक सभी व्यक्तियों को प्राप्त होता है। किंतु यदि किसी स्थान अथवा इनमें से किसी भी एक आधार पर कोई अगर भेदभाव होता है, तो वह 14 अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भेदभाव के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत वो क्या कर सकता है कि अगर कोई विधि ऐसी है जो अनुच्छेद 15(1) के में दिए गए किन्हीं आधारों पर नागरिक के साथ भेदभाव बरतने के कारण सॉरी अवैध है, तो उसे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत युक्त वर्गीकरण के आधार पर वैध होने पर भी वैध नहीं ठहराया जा सकेगा। तो यह चीज आप ध्यान रखिएगा कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है, ये 5 आधार याद रखिएगा। और इसमें क्या है कि ये केवल नागरिकों के लिए है, तो ये जो प्रतिषेध है वो केवल नागरिकों के लिए नहीं करेगा राज्य, अगर वो चाहे तो अनागरिकों के लिए ऐसी विधियों का निर्माण कर सकता है जिसमें वो धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पे विभेद कर सकता है। क्लियर है? अब देखो जो विभेद का आधार है, तो ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं करेगा स्टेट। तो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? पहला देखोगे 5 ग्राउंड दिया हुआ है। पहला है धर्म, दूसरा है मूल वंश, तीसरा है जाति, कास्ट, है ना, लिंग, सेक्स, और जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 आधार दिए हुए हैं जिन पे क्या करेगा कि राज्य जो है वो विभेद नहीं करेगा। मतलब इनका सब जो भेदभाव बरता जाएगा उस पर आपत्ति है कि ये नहीं किया जाएगा इस पर। तो ये है आपका, देखिए आपने कल देखा होगा कि खंड 1 का प्रावधान दिया गया है आपको, ये खंड 2 का प्रावधान है, खंड 3 का प्रावधान है, खंड 4 का, और ये खंड 5 का प्रावधान, खंड 6 का प्रावधान दिया हुआ है। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि जो न्यायिक दृष्टिकोण है, मतलब न्यायालयों के जो निर्णय आए हैं उनके हिसाब से हम अनुच्छेद 15 को समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला केस जो है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस प्रदीप टंडन, ये 1975 का केस है। इस संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं कि अनुच्छेद 15 के बारे में क्या उपबंध है और क्या न्यायिक दृष्टिकोण जो है वो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि उत्तराखंड मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन के लिए उत्तर प्रदेश के जो निवासी थे उनके लिए प्रवेश शुल्क जो था वो नहीं रखा गया, किंतु जो उस प्रदेश से बाहर के विद्यार्थी थे उनके लिए क्या किया गया था, अतिरिक्त प्रवेश शुल्क देना पड़ता था। मतलब प्रवेश शुल्क में अतिरिक्त प्रवेश शुल्क था उनके लिए। तो अब क्या किया गया कि इस जो नियम था उसको चुनौती दी गई कि ये अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करती है। तो इस उल्लंघन के आधार पे इसको चुनौती दी गई। अब यहां पे देखिएगा कि न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव क्या है, जन्म स्थान के आधार पे नहीं है। ये जो भेदभाव किया गया है ये निवास स्थान के आधार पर किया, मतलब उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं और जो निवासी नहीं है उनके लिए प्रावधान है ना, कि आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है या आपका जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, इस आधार पर वर्गीकरण नहीं था। वर्गीकरण क्या था, जन्म निवास स्थान के आधार पर किया गया। तो अब क्या बोलता है कि अनुच्छेद जो 15 है वो क्या बोलता है कि जन्म स्थान के आधार पर वर्गीकरण जो है वो उचित नहीं है, लेकिन यहाँ पे निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया गया था, इसीलिए इस नियम को न्यायालय ने वैध ठहराया। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। एक बार और सर। देखो जैसे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो रहते हैं उन लोगों के लिए अगर फीस कम रखते हो आप, और बाहर से आने वाले जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए फीस ज्यादा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आयु सीमा में छूट। जैसे आप देखोगे कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है स्थानीय निवासियों को क्या करती है, आयु सीमा में छोड़ देती है, 40-45 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हो, और बाहर के लोगों के लिए वही 30 वर्ष का रहता है।
तो अब ये वर्गीकरण है, इसको अगर कोई चुनौती देता है कि ये जो चीजें हैं वो क्या है, विभेदकारी नीति है और ये अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करती है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि राज्य जो है वो विभेद किस पे नहीं करेगा, जन्म स्थान के आधार पे नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कि आप छत्तीसगढ़ में जन्मे हो कि छत्तीसगढ़ से बाहर जन्मे हो। निवास का मतलब क्या होता है कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो, भले आप मध्य प्रदेश में जन्मे हो, लेकिन अगर आप यहाँ के निवासी हो, जो यहाँ का निवास प्रमाण पत्र के लिए जो अर्हता है वो अगर आप पूरी करते हो, भले आप भारत में कहीं पे भी जन्मे हो, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो इस योजना का आप लाभ उठा सकते हो। तो विभेद का जो आधार है वो क्या था, विभेद का आधार है निवास स्थान, और 15 जो है वो क्या बोलता है, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नीति बनी है वो क्या है, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है ना, तो ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं है। तो राज्य जो नीतियां बनाएगा वो 5 जो हैं, 5 आधारों पे ही ये भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अन्य आधार पे मतलब क्या है कि इन आधारों पे, जो आधार आपको दिया है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इन आधारों पे आप भेदभाव नहीं करेगा राज्य, लेकिन दूसरे आधार पे अगर वो भेदभाव करता है तो वो उचित ठहरा जाएगा, वो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सर। ठीक। तो ये जो केस था वो था आपका स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस प्रदीप टंडन 1975 का केस। तो ये समझ में आया ना कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है राज्य, और ये उचित है और संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि ये जो भेदभाव है वो निवास स्थान के आधार पर होता है, न कि जन्म स्थान के आधार, इसीलिए 15 का उल्लंघन नहीं करता है और 14 का भी उल्लंघन। ठीक है, अब देखो कि राज्य एवं नागरिक दोनों के द्वारा विभेद का वर्जन। तो ये क्या देख सकते हो आप, जब खंड 2 देखोगे, ठीक है, आप लोग सब पढ़ लिए ना, खंड 1, खंड 2, खंड 3, 4, 5, कल विस्तृत चर्चा की जा चुकी है इस विषय में, तो अभी मैं केवल क्या है खंड का नाम लूंगा। तो खंड 2 जो है, और थोड़ा सा करेक्शन है कल की भी क्लास में, कि ये जो है, ठीक है, जो खंड 2 के खंड 1 में सामान्य नियम है कि विशिष्ट उदाहरण जिसके अनुसार कोई भी नागरिक बिना किसी शर्त, प्रतिबंध या उत्तरदायित्व या अयोग्यता के दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों, सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के, और कुओं, तालाबों, इसमें जो दिया हुआ है खंड 2 का जो उपबंध है वो, ठीक है। तो देखेंगे आप कि अनुच्छेद 15(2) के अधीन मूल अधिकार क्या है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त होते हैं। मतलब ये निजी व्यक्ति भी इन पे भेदभाव नहीं कर सकते इस आधार पे, ठीक है। तो ये जो चीज है, जो खंड 1 बोलता है वो राज्य के लिए है, और दूसरा जो है राज्य के साथ साथ क्या होता है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है आपको ये चीजें, जो खंड 2 है वो। तो और यहाँ पे क्लियर है ना कि अनुच्छेद 15 का जो खंड 1 है के जो प्रदत्त मूल अधिकार है वो केवल राज्य के विरुद्ध ही प्राप्त है ना। और जो क्या बोलना चाहिए, जो खंड 2 है वो खंड 1 से अधिक विस्तृत होगा, क्योंकि हिंदू समाज में व्याप्त जो धार्मिक और जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनका उन्मूलन करने का उद्देश्य से ही ये बनाया गया है और प्रेरित है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के संविधान में भाग 3 में कौन सा एक ऐसा उपबंध है जो हिंदू समाज में व्याप्त धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के उद्देश्य से बनाया गया है। तो कौन सा खंड है, खंड 2 अनुच्छेद 15। ये याद रखेगा, मार्क करके रख लीजिए। तो ये था आपका, ये दो जो चीजें थी खंड 1 और खंड 2 के विषय में जो न्यायिक दृष्टिकोण है वो हमने देखा। अब देखते हैं जो एक्सेप्शंस हैं जो खंड 3 से चालू होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि स्त्री एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध, तो ये आपको काहे में बताया हुआ, खंड 3 में बताया हुआ है कि इसके अनुसार क्या बोलता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। मतलब राज्य के पास ये अधिकार है कि वो स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है। स्त्रियों और बालिकों को यह विशेष संरक्षण क्यों दिया गया है, अगर इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहें तो इसके पीछे जो उत्तर है वो ये है कि उसकी स्वाभाविक कमजोर स्थिति है, क्योंकि वो दुर्बल वर्ग समझे जाते हैं, इस कारण ये स्थिति इनको प्रदान की गई है। और इस अपवाद की व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 15 में खंड 3 के रूप में की गई है कि राज्य को यह अधिकार है
कि वो स्त्रियों और बच्चों के लिए क्या कर सकता है, विशेष विधियों का उपबंध कर सकता है। तो इस संदर्भ में जो एक वाद है वो है यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। ये 1954 का केस है। इसमें हालांकि वर्तमान में अभी ये प्रचलित नहीं है माना जा सकता है, लेकिन संदर्भ के रूप में आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये बता दे रहा हूं मैं कि इसमें क्या हुआ था कि आईपीसी जो सेक्शन है 497 जो एडल्ट्री मतलब जार कर्म के विषय में उपबंध करता था, ठीक है, कि इसके लिए दंडित किया गया था इसको, अभियुक्त को। तो यहां पे उसने आपत्ति लगाई कि जो धारा 497 है जार कर्म का, वो क्या करता है, ये विभेदकारी नीति है कि ये केवल पुरुषों को ही अभियुक्त बनाता है, जबकि सह अभियुक्त जो है, जो व्यभिचारिणी स्त्री है, मतलब इसको समझें आप कि शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाना जार कर्म का है और इसके लिए केवल पुरुष को ही उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो उस पर आपत्ति की थी उसने सर कि हाँ तो सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। हाँ सर, एक मिनट। अब दिख रहा है सर? यस सर। हेलो, स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर हो रहा है। वो रोटेट कर दोगे क्या? नहीं सर, ऐसे ही चलने दो, दिख तो रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ हाँ ठीक ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए नहीं कर पा रहा। ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 497 को समझा आपने कि विवाहित स्त्री के साथ अगर कोई पुरुष जो है वो संबंध रखता है तो यहाँ पे दोषी जो है वो केवल पुरुष को समझा जाता है, मतलब पर पुरुष को ना, उसके पति को नहीं। ठीक है, और जो स्त्री है उसको सह अपराधी के रूप में या दुष्प्रेरक के रूप में उसको दंडित नहीं किया जाता। तो अभियुक्त का यही तर्क था कि यहाँ पे भेदभाव है और ये जो भेदभाव है वो लिंग के आधार पे है। तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने क्या बोला कि जो धारा 497 है वो संवैधानिक है और वैध है, क्योंकि ये जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन हुआ है, वो लिंग के आधार पे नहीं है। ये जो वर्गीकरण है वो ये है कि समाज में स्त्रियों की एक विशेष स्थिति है, शादीशुदा जो विवाहित स्त्री होती है ना, तो इनकी स्थिति विशेष रूप से होती है। तो इस कारण ये आधार रखा गया है और ये संवैधानिक है और वैध है। परंतु अभी वर्तमान में क्या है, 497 को असंवैधानिक बता दिया गया है। तो अब ये क्या है कि केवल अपराध नहीं, मतलब ये अपराध नहीं है, ये केवल अब क्या हो सकता है, विवाह विच्छेद का एक आधार हो सकता है। ये चीजें हैं, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास किया कि ये जो वर्गीकरण था, तो ये जो वर्गीकरण है वो क्यों बताया गया। तो वर्गीकरण के पीछे, ठीक है, जो भेदभाव बरता गया है उसके पीछे के आधार को समझने का प्रयास करें तो आपको समझ में आएगा कि ये किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। क्योंकि चुनौती जब दी जाती है तो लोगों को ये लगता है कि ये जो भेदभाव है वो युक्त नहीं है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो जब भी आप क्या करें, 14-15 के संदर्भ में किन्हीं भी चुनौतियों को देखेंगे तो आप ये 15 के संदर्भ में विशेष तौर पर से याद रखिएगा कि विभेद का जो आधार है, वो जो 5 आधार आपको बताए गए हैं उनको ध्यान में रखिएगा। और उसके अतिरिक्त अगर कोई आधार पे राज्य भेदभाव करता है तो वो असंवैधानिक नहीं हो। ठीक है, तो ये मतलब मैं सोचता हूँ कि ये उदाहरण आपको समझ में आया होगा। तो वर्तमान स्थिति में अभी ये जो धारा है वो असंवैधानिक है। तो अब देखिए कि ये था ये यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसको मार्क करके रख लीजिएगा आप, ये आप 497 में भी लिख सकते हैं और जो लेटेस्ट केस जिसमें डिसीजन आया था उसको भी आप मार्क कर सकते हैं। तो ये जो चीज थी वो पहले धारणा थी, अभी जो है वो वर्तमान वाले केस में आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए कि जो आपका खंड 4 है उसके संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 29(2) की कोई बात जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों की उन्नति के लिए
या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। मतलब ये जो राज्य है उसको अधिकार है कि ये कर सकता है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए, है ना। अब देखें कि संविधान में 93 संविधान संशोधन से क्या है, 2005 जो था उसमें अनुच्छेद 15 में नया खंड जोड़ा गया था, खंड 5। खंड 5 के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये उपबंधित करता था कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 29(1)(g) कि कोई बात जो है वो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, देखिए मैं आशा करके चल रहा हूं क्योंकि कल की क्लास में अनुच्छेद 15 हमने संवैधानिक उपबंध जो था वो विशेष तौर से पढ़ लिया था, विस्तार में चर्चा कर ली थी। तो मैं ये आशा करता हूं कि बच्चों को अब केवल खंड का नाम बता देने से वो पूरा का पूरा उपबंध जो है उनको याद आ जाता होगा। तो अभी मैं जब भी खंड बोलता हूं तो आप उसको मार्क करके रखिएगा और आप समझिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि नागरिकों को या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रगति के लिए, उनकी उन्नति के लिए कोई सरकारी सहायता प्राप्त देने के लिए या फिर प्राप्त कराने के लिए या गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अनुच्छेद 30(1) में अगर जो इनका उल्लेख किया गया है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर, तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इसको, और प्रवेश के संबंध में विधि द्वारा विशेष उपबंध बनाने से नहीं रोकेगी, तो राज्य ये उपबंध कर सकती है। अब देखिए सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग जो बैकवर्ड क्लास है वो कौन है, तो इसका निर्धारण करने की शक्ति किसको है, केवल राज्य को है। किंतु राज्य का निर्णय है वो अंतिम नहीं होगा। जब भी परिस्थिति ऐसी आएगी या कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य का निर्णय जो है वो अंतिम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यायालय ने कई बार अपने निर्णय से इस राज्य के इस निर्णय को प्रभावित किया है, तो जिसको देखने का हम प्रयास करते हैं। तो इसी संदर्भ में देखिए बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का एक केस है 1963 का। इस मामले में क्या किया था कि राज्य सरकार ने राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो थे उसमें एडमिशन के लिए 15(4) के अंतर्गत, है ना, अनुच्छेद 15 खंड 4 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसमें यह बताया था कि पिछड़े वर्गों के लिए 28% का आरक्षण दिया था, अधिक पिछड़े वर्गों के लिए 22% का आरक्षण दिया था और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 18% का आरक्षण दिया था। तो कुल मिलाकर 68% का आरक्षण दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे जो मतलब प्रत्याशी थे जिनका अंक ज्यादा था, है ना, उन्होंने क्या किया कि आपत्ति लगाई कि क्योंकि कुछ ऐसे थे जिनके अंक कम थे लेकिन वो पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी थे, उनके कारण क्या हो गया था, उनको भी मतलब स्वतः ही प्रवेश मिल गया था, जबकि अधिक अंक पाने वाले जो थे प्रत्याशी उनको स्वतः प्रवेश या प्रवेश नहीं मिला था। तो इस आधार पर उन्होंने चुनौती दी थी। तो उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पिछड़े वर्गों और अधिक पिछड़े वर्गों के बीच किया गया उपवर्गीकरण, मतलब आपने पहले क्या किया, वर्गीकरण पिछड़े वर्ग का किया, उसके बाद क्या किया कि पिछड़े वर्ग और अधिक पिछड़े वर्ग का एक उपवर्गीकरण और कर दिया। तो इस उपवर्गीकरण को क्या बोला था, इस केस में 14(4) जो खंड है ये न्यायोचित नहीं बताया गया था इसके अंदर। ठीक है कि 14(4) जो खंड 4 है उसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से जो पिछड़ेपन की परिकल्पना करता है, न कि केवल सामाजिक या केवल आर्थिक दृष्टिकोण से करता है। तो कोई विशेष वर्ग जो है पिछड़ा वर्ग है या नहीं, इसको कैसे जाना जा सकता है कि इस बात के निर्धारण के लिए व्यक्ति की जाति ही एकमात्र कसौटी नहीं हो सकती है, गरीबी, पेशा और निवास स्थान आदि बातों पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसी संदर्भ में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस मार्क करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है जिसको मंडल आयोग केस के नाम से भी जाना जाता है। 1993 का ये केस है। ठीक है, इस वाद में क्या किया था कि ऊपर वाला जो केस था आपका, ठीक है, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर वाला जो केस था उसके निर्णय को उलट दिया गया और क्या कहा गया कि पिछड़े वर्ग तथा अधिक पिछड़े वर्ग जो हैं उसमें वर्गीकरण किया जा सकता है। तो पिछड़े वर्ग में अधिक संपन्न वर्ग जो क्रीमी लेयर वर्ग होते हैं उनका निर्धारण के लिए आवश्यक है, और यह भी कहा जाता है कि जाति इस बात के निर्धारण के लिए कसौटी हो सकती है। तो एक ही जाति में एक वर्ग ये हो सकता है जो क्रीमी लेयर हो और एक वर्ग जो है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, मतलब
संपन्न वर्ग और असंपन्न वर्ग, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी। ठीक है, तो कुछ विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं जिनमें आरक्षण जो है, और इसमें ये भी देखो, ये नहीं डिसाइड किया गया था कि आरक्षण की सीमा 50% ही होनी चाहिए। आप ध्यान रखिएगा कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये डिसाइड किया गया था कि आरक्षण का प्रतिशत 50% से भी अधिक हो सकता है विशिष्ट परिस्थितियों में। तो विशिष्ट परिस्थितियों में आरक्षण का प्रतिशत 50% से अधिक हो सकता है। तो दो चीजों के लिए आप इसको नोट करके रख सकते हैं कि आरक्षण का प्रतिशत 50% से भी अधिक हो सकता है विशिष्ट परिस्थितियों में। और दूसरी चीज है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसका भी उपवर्गीकरण किया जा सकता है कि अधिक संपन्न वर्ग और असंपन्न वर्ग, या फिर कम संपन्न वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर जिसको बोल सकते हैं। अब आगे चलते हैं एक केस में जिसमें यह बताया गया था कि यदि कोई महिला जो है वो अगर पिछड़ी जाति के सदस्य से विवाह कर लेती है तो उसको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस प्रश्न पे उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था वलसम्मा पॉल वर्सेस कोचीन यूनिवर्सिटी में। इस केस में डिसाइड किया था कि यदि कोई उच्च जाति की महिला, ध्यान देते जाइएगा ना, यदि कोई उच्च जाति की महिला यदि पिछड़ी जाति के सदस्य से विवाह कर लेती है, मतलब पत्नी कौन है, उच्च जाति की है और पति जो है वो निम्न जाति, तो उसे मतलब उस महिला को अनुच्छेद 14(4) और 16(4) का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज है कि अगला जो केस है मीरा कनवरिया वर्सेस सुनीता के मामले में, जो 2006 का मामला था, उसमें यह बताया गया था कि अनुसूचित जाति की महिला से विवाह कर लेने पर उच्च जाति के पुरुष को इस वाद में आरक्षण का लाभ नहीं मिला। तो उच्च जाति की महिला अगर निम्न जाति के पुरुष से शादी करती है तो भी लाभ नहीं मिलेगा, और निम्न जाति है ना, निम्न जाति की महिला से अगर उच्च जाति का पुरुष अगर विवाह कर लेता है तो उसको भी 15(4), मतलब विवाह के उपरांत जो है वो आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। मतलब किसको नहीं मिलेगा, जो निम्न जाति की है या है ना, उनको तो मिलेगा ही, लेकिन उच्च जाति का व्यक्ति, महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो निम्न जाति की महिला या पुरुष से विवाह करती है तो उनको नहीं मिलेगा जो उच्च जाति। तो जाति के आधार पर वर्गीकरण है, तो ये वर्गीकरण आपके जाति के लिए है। तो आप विवाह से जाति अगर बदल जाती है, ठीक है, तो हालांकि आप आ जाएंगे, आप जैसे मान लो कोई उच्च जाति की महिला है, वो अगर विवाह करती है तो उसकी जाति बदल जाएगी विवाह के बाद, लेकिन उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब उसके बाद नेक्स्ट जो केस है वो पीवी श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला है। इस मामले में क्या किया गया था कि जो परास्नातक हैं, मतलब पीजी कोर्सेज हैं, उनके लिए समस्या का निवारण किया गया था। और इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह डिसाइड किया था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो परास्नातक जो पीजी के कोर्सेज हैं, इसमें ना योग्यता के आधार पर ही प्रवेश देना चाहिए, आरक्षण के आधार पर नहीं देना चाहिए। तो ये चीज भी मार्क करके रखिएगा आप कि न्यायालय का बोलना तो ये है, पर वास्तविक स्थिति क्या है समाज में या राज्य में वो देखनी पड़ेगी। तो जो पीजी कोर्सेज हैं उस पे क्या है, आरक्षण के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट केस है आपका नारायण शर्मा वर्सेस पंकज कुमार लेहकर, 2000 का मामला है। इस मामले में क्या था कि असम मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, असम मेडिकल कॉलेज में जो परास्नातक मतलब वही पीजी कोर्सेज जो हैं, उसमें एडमिशन के लिए 1997 में, ठीक है, क्या किया गया था कि जो पाठ्यक्रम है उसमें उत्तरी पूर्वी परिषद जो होता है NEC, जिसमें 5 राज्य शामिल हैं, की सिफारिश पर क्या किया गया था कि कुछ सीटें जो हैं वो आरक्षित कर दी गई। तो मेडिकल प्रवेश के नियमों के अंतर्गत जो 4 सीटें जो हैं उत्तरी पूर्वी परिषद कोटे में, 6 सीटें, ठीक है, 4 सीटें किसके लिए रखी गई थी, उत्तरी पूर्वी परिषद के लिए, 6 सीटें रखी गई थी अध्यापक कोटे के लिए, और 20 सीटें जो रखी गई थी वो राज्य के स्वास्थ्य सेवा के लिए, स्वास्थ्य सेवा में जो कर्मचारी हैं उनके कोटे के लिए आरक्षित की गई। तो प्रत्यार्थियों का मतलब उन्होंने चुनौती दी और कहा
कि ये जो नियम है वो असंवैधानिक है और प्रार्थना की कि उन्हें केवल प्रवेश परीक्षा के आधार पर तथा योग्यता के आधार पर प्रवेश देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या किया उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जो नियम है वो असंवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है और विधि मान्य है। अब क्यों, उसके पीछे का कारण सुनेंगे कि उत्तरी पूर्वी परिषद एक अधिनियमिति के अधीन स्थापित संस्था है, ठीक है। तो अधिनियम के अधीन उसका क्या हुआ है, उस संस्था का निर्माण हुआ है, जिसकी स्थापना क्यों की गई है, उत्तरी पूर्वी राज्यों के विकास को देखने के लिए। और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के जो 5 राज्य हैं उनमें क्या है, सीटों का आरक्षण संविधान के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करता है, अतः ये जो नियम है वो विधि मान्य है। अब देखें, शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों की प्रगति के लिए सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का उपबंध। तो अनुच्छेद 15(5) के संविधान में 93 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 15(4) जो है उसके पश्चात जोड़ा गया। तो एक केस है आपका अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये 2008 का मामला है, नोट कर लीजिएगा। तो इसमें उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से केंद्रीय शिक्षण संस्थान में प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 को संवैधानिक घोषित किया था, जिसके द्वारा केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान आते हैं में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण देने का उपबंध किया गया था। किंतु क्रीमी लेयर जो होते हैं को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो नॉन क्रीमी लेयर वर्गों के लिए दिया गया था। क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों पर लागू नहीं होता है। तो अनुसूचित जाति जनजातियों को जातिगत आरक्षण मिलता है जाति के आधार पे, लेकिन यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग है उनको क्या मिलता है, आर्थिक स्थिति के आधार पे मिलता है। तो ये क्रीमी लेयर का जो प्रावधान है वो इन पे ST SC पे लागू नहीं होता है। तो ये जो आरक्षण है वो दूसरे के हितों को प्रभावित किए बिना लागू किया जाएगा। अन्य वर्ग के स्थानों में कमी नहीं की जाएगी, अन्य पिछड़े वर्गों की सीटें इसके अतिरिक्त हों। तो इस प्रकार जो आपका न्यायिक दृष्टिकोण है वो हमने देखा इन आपके वादों के माध्यम से। तो इस प्रकार जो न्यायिक दृष्टिकोण है अनुच्छेद 15 पे वो समाप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें सर ने बताई, कुछ 1-2 पॉइंट और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एक चैट बॉक्स में आप देखिएगा केस का नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर नीलिमा बनाम डॉक्टर नीलिमा वर्सेस डीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, AIR 1993 आंध्र प्रदेश 229। ठीक है, ये केस आपका किससे रिलेटेड है, ये भी केस आपका 15(4) के खंडों के आधार पर है कि एक प्रश्न उठा था कि क्या उच्च जाति की महिला अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह हुआ तो क्या वो आरक्षण के हकदार है। पूर्व के जो एक केस था जो हम लोगों ने पढ़ा वर्समा पॉल बनाम कोचिन विश्वविद्यालय का, जिसमें एक उच्च जाति की महिला थी और वो पिछड़ी जाति के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसको क्या आरक्षण का लाभ नहीं मिला। उसी प्रकार ये केस भी था। ठीक है, तो ये जो पूर्व जो आप वर्समा वाला केस था ये आपका था 1996 का, और ये इससे पूर्व का जो केस है ये डॉक्टर नीलिमा वर्सेस डीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इस केस में कहा गया कि यदि कोई उच्च जाति की महिला किसी अनुसूचित जाति के पुरुष के साथ विवाह कर लेती तो उस स्थिति में क्या होगा कि उस व्यक्ति को, जो महिला है, उसको कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे कोर्ट का ये तर्क था कि जो आपका 15(4) की जो सुविधाएं जो देने की बात कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है वह उन्हीं वर्गों को देने की बात कहता है जिन्होंने अभावों, परेशानियों और प्रताड़नाओं से गुजरे हैं और जिनसे उस वर्ग के सदस्य मतलब उस चीज को झेल चुके हैं या उस परिस्थिति से गुजर चुके हैं, तो उन्होंने उन परिस्थितियों का सामना किया है, इसलिए उनको देने की ये बात करता है। अगर कोई व्यक्ति
किसी आरक्षण प्राप्त व्यक्ति के साथ विवाह कर लेता है या उसके तहत उसको दत्तक गोद ले लेता है, तो इस प्रकार क्या होगा कि उसको उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस केस में ये कहा गया था। फिर आपको मैं बताना चाहूंगा कुछ चीजें और। सर हाँ, अभी आपने कहा ना कि मतलब उच्च कोटि के जो है तो वो निम्न में अगर कन्वर्ट होंगे तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो सर मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको मतलब गोद लिया जाता है, तो वो बच्चा तो उसका उपयोग ही नहीं किया है, तो उसको आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे तो बच्चा बच्चा जो है जाति के आधार, देखो एसटी एससी का आरक्षण देने के लिए तो उसको देखना पड़ेगा ना वो कौन से जाति का था। लेकिन अगर तुम गोद लेते हो और तुम्हारा आर्थिक स्थिति अगर क्रीमिलियर वाला नॉन क्रीमिलियर का है तो वो तुमको मिल सकता है। लेकिन एसटी एससी का आरक्षण हमेशा जाति के आधार पर मिलता है। तो जाति को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे का गोद लेने से उसका जाति नहीं बदल जाएगा। ठीक समझे है। कि नहीं? जी सर। और दूसरी चीज ये और देखो, उसके बाद जो आप जैसे मान लो उच्च वर्ग का पुरुष जो है वो ओबीसी महिला जो नॉन क्रीमिलियर है उससे शादी कर लेती है, तो मान लो एसटी एससी से शादी कर लेता है, ठीक है, तो उसके पति को तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो उसके बच्चे होंगे ना, महिला के जो बच्चे होंगे उनको एसटी एससी, अगर वो एसटी है तो एसटी का, और एससी है तो एससी का लाभ मिलेगा। ये नए बाद में आया था, मैं केस का नाम बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो बच्चों को मिलेगा, उसके पति को नहीं मिलेगा। अब स्वाभाविक सी बात है ना, जाति जो है वो जन्म से होगा, तो पति का जाति तो नहीं बदलेगा ना। जी सर। लेकिन बच्चों की जाति तो वो रहेगी, क्योंकि वो उसकी माँ थी एसटी। सर तो जैसे जो अनाथ अनाथ बच्चे होते होंगे जिनके माँ बाप का पता नहीं, उन लोग का क्या जाति होता होगा? तो अरे तो वो अरे वो जो लेते, वो लिखते, नाम लिखते होंगे ना वैसा, तब वो एसटी एससी कैसे मान लोगे आप? तो अगर जातिगत आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन आर्थिक दृष्टि से जो है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति है ना, तो जाति में ओबीसी वाले में आ सकते हो, या तो फिर अब जो है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसमें आ सकते हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जाति जो है वो नहीं बदलेगा, जातिगत आरक्षण केवल जाति के आधार पर ही मिलता है। जी सर। ठीक है। और जो आपका जो आखिरी वाला क्लॉज है 15(6), इसके लिए याद रखना कि ये 103वां जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, और ये 103 संशोधन है, ठीक है। और इसका जो टाइम वो है, वो जो बिल था वो था आपका 124वां बिल था, ठीक है। संशोधन बिल का नाम था जो 124वां था, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि वे वर्ग, जो वर्ग क्या है, जो आपका 15(4) और 15(5), इन दोनों वर्गों में जो व्यक्ति नहीं आता, अर्थात जो पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्गों में नहीं आता, अर्थात वो सामान्य वर्ग की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और उसकी जो है आर्थिक स्थिति के आधार पे उसको ये आरक्षण दिया गया। तो उसमें मेन जो आपको देखा जाएगा वो है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसको देखा जाएगा कि उसकी जो उसकी आर्थिक स्थिति में उसकी फैमिली इनकम को देखा जाएगा, कुटुंब की आय जिसको बोला जाता है, और साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि वो उन आर्थिक अलाभ, अर्थात कि जो भी उनको किसी भी पिछड़े वर्ग जैसे ओबीसी, एससी, एसटी को जो आर्थिक लाभ मिलता है ना कई तरह का, कि जैसे स्कॉलरशिप्स मिलती है, कई तरह की क्या बोलते हैं योजनाओं का लाभ मिलता है, तो उन लाभों से भी वो क्या है, वो अछूत रहा है, मतलब वो उन लाभों को वो पा नहीं सका। तो ये दो आधार पे उनको क्या ईडब्ल्यूएस कोटा मिलेगा। अगर कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति की कुटुंब आय जैसे कितना उसका पर ईयर इनकम का मेरे को अंदाजा नहीं है अभी, तो उसकी इनकम जैसे करीबन अगर 2 लाख तक की है, तो 2 लाख तक की है तो उसको क्या आप ईडब्ल्यूएस कोटा उसको मिल सकता है। साथ ही साथ उसको ये होना चाहिए कि उसकी फैमिली इनकम इतनी होनी चाहिए सालाना। साथ ही साथ उसके साथ ये है कि जो आर्थिक एडवांसमेंट मिलते हैं ना, जो भी क्या बोलते हैं योजनाएं चलती है, और उन योजनाओं का अगर उसको लाभ नहीं मिला तब ही वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएगा। तो जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जब वो डिमांड करेगा तो उसमें ये जिन दो चीजों को देखा जाता है कि उसकी एक तो फैमिली इनकम देखी जाएगी,
दूसरा देखा जाएगा कि उसको कोई आर्थिक योजनाओं का लाभ से अछूता रह गया है, उसको मिल नहीं पाया। तो इस आधार पे ये क्या आपका 193 जो 3वां जो संशोधन था ये 2019 को लागू किया गया था, और ये 14/1/2019 से प्रारंभ हो चुका है हमारे देश में। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड देखिए केस लॉ तो कोई अभी वो नहीं आया है, लेकिन इसमें कई सारे पिटिशंस लगे थे जिसके आधार पे फिर इसको चुनौती भी दी गई थी। तो वो पिटिशंस का जो नाम था, उसमें कई लोगों का पिटिशन था, तो वो था यूथ फॉर इक्वलिटी, तहसीन पूनावाला, पवन, दीपक कैसवाल, जनहित अभियान, जीवन कुमार, राजेश्वर गणेश पंचाल, विपिन कुमार भारती। तो ये सर इन सारे लोगों ने पिटिशन फाइल किया था, और इसके लिए रिस्पॉन्डेंट जो थे वो थे यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, और एक थे कौशल कांत मिश्रा। ठीक है, तो इसका कोई केस नहीं है, लेकिन जो इस पे जब 103वां जो आपका अमेंडमेंट आया तो इसमें क्या बहुत बड़ी बहस छिड़ी थी कि क्या आर्थिक पद से दुर्बल व्यक्ति जो सामान्य वर्ग के हैं उनको क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो इसमें जो आपका क्या बोलते विवाद उत्पन्न हुआ था या मतभेद उत्पन्न हुआ था, तो इसके लिए ये जो यूथ फॉर इक्वलिटी, तहसीन पूनावाला, दीपक कंसाल, इन लोगों ने पिटिशन फाइल किया था। लेकिन फाइनली क्या ये फिर ये बरकरार रहा और इसको क्या है कॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया गया। तो आज के समय में आप जब भी देखेंगे तो 103 के साथ आप एक और चीज नोट कर लीजिएगा, जो 103वां जो अमेंडमेंट हुआ था तो आपका 15/6 आपका ऐड किया गया था, साथ ही साथ आपका 16/6 ऐड किया गया था। तो जैसे यहाँ पे क्या है शैक्षणिक संस्थानों में के लिए उसको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दिया गया कि शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए उनको 10% ईडब्ल्यूएस का कोटा प्रदान किया जाएगा। वैसे ही जब लोक नियोजन की बात होगी तो उसमें भी उनको 10% का कोटा दिया जाएगा। ये आपका आगे जब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 16 में, ठीक है, सब क्लॉज 6 में, क्लॉज 6 में, ठीक है, तब हम इस चीज को अध्ययन कर लेंगे। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा ये जो धर्म, मूल वर्ग, जातीय, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध का आधार क्या है, तो आपका जो पहला और दूसरा है वो एक सामान्य नियम है। तो उसमें जो आपका 15(1) है वो राज्य को या सरकार को ये विभेद करने से रोकती है, और जो दूसरा क्लॉज है वो राज्य और सरकार दोनों को विभेद करने से रोकती है। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। जो आपका 15(1) है वो केवल उसमें राज्य दिया गया है, तो राज्य को क्या बोलते हैं विभेद करने से विभेद नहीं करेगा बोला है। दूसरा में बोला कोई नागरिक बोला, तो कोई नागरिक के साथ साथ आपका सरकार जो राज्य है, राज्य पद भी इसके साथ सम्मिलित होगा। और उसके बाद जो आपका 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6) है, ये आपका अपवाद है जिसके तहत क्या है जो असमान परिस्थितियां हैं तो उसको क्या समानता का अधिकार प्रदान करने के लिए इन चीजों को दिया गया है। तो इसमें आपको और एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो 15(3) है उससे संबंधित, कि जो 15(3) में बताया गया है कि महिला और बच्चों के लिए विशेष उत्पन्न, तो आप इन सबको लिखते जाइएगा कि पहला था कि जो 15 के बेहतर अनुपालन के लिए कुछ क्या कानून बनाए गए। तो उन कानूनों का हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या थे। तो चैट बॉक्स में आप देख लीजिए। पहला था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। इसमें क्या हुआ, जब ये एक्ट आया तो इसमें बोला इस कानून के माध्यम से किसी भी रूप में अप्रशिक्षता अर्थात छुआछूत का आचरण करने वालों को दंड देने का प्रावधान है। वर्ष 1955 में अप्रशिक्षता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया था। यह अधिनियम 1 जून 1955 से प्रभावी हुआ था, लेकिन अप्रैल 1965 में गठित एलिया पेरुमल समिति की अनुशंसा के आधार पर 1976 में इसके व्यापक संशोधन किए गए तथा इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। यह संशोधित अधिनियम 19 नवंबर 1976 से प्रभावी हुआ और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अप्रशिक्षता उन्मूलन संबंधी प्रावधानों का अनुरूप है। ठीक है, तो जो ये आपका जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है, ये क्या चीजों को बताया था, जो आपका जो पहला और दूसरा जो क्लॉज दिया गया है उनसे संबंधित जो चीज है कि आपको भेदभाव नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या किया कि छुआछूत का को खत्म कर दिया। तो पहले इस अधिनियम का नाम था अप्रशिक्षता अपराध अधिनियम 1955, जिसको बाद में बदल कर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो ये एक एक्ट आ गया आर्टिकल 15 के तहत। फिर दूसरा एक अधिनियम है जिसका नाम है अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटी एक्ट 1989। और यह अन्य बातों के साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने, ऐसे अपराधों के अभियोजन के लिए विशेष न्यायालय बनाने तथा राहत देने और ऐसे अपराधों के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए प्रावधान करने वाला एक अधिनियम। इस अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए 2015 में इसमें संशोधन किया गया तथा यह 26 जनवरी 2016 से लागू हुआ। ठीक है, तो जो SC/ST एक्ट के नाम का आप लोग सुने होंगे, SC/ST एक्ट जो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसके तहत क्या है कि आप किसी का भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो उसमें विभिन्न प्रकार के आधार दिए हैं जिसके तहत वो भेदभाव हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि SC/ST एक्ट बनाया गया और उसी आधार पे जो SC/ST के लिए न्यायालयों की व्यवस्था है। जैसे आप रायपुर में देखेंगे तो आपका जो कालीबाड़ी, वहाँ पे एक SC/ST का वो है पुलिस थाना है। फिर SC/ST से संबंधित जो मामले होते हैं उनके लिए नए कोर्ट के भी अलग से सेपरेट कोर्ट का निर्माण किया गया और उनके निवारण के लिए क्या है, फास्ट ट्रायल के लिए इन चीजों को प्रावधान किया गया। और इसको क्यों रखा गया है, क्योंकि हमने कहा कि 15(1) और 2 के तहत जो विभेद नहीं करेगा राज्य और जो नागरिक है उनके संरक्षण के आधार पर। फिर आपका जो मैं कल हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके थे, जो 15(3) के लिए है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध के तहत तो जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इस एक्ट में क्या था कि इस अधिनियम में बताया गया कि जब किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु बिना विच्छेद किए हो जाती है तो उसकी संपत्ति उसके वारिसों, परिजनों या रिश्तेदारों में कानूनी रूप से किस तरह बांटा जाएगा। तो ये एक्ट जो है ये उत्तराधिकार से संबंधित है। ठीक है, कि जब भी किसी हिंदू व्यक्ति की मौत हो जाएगी तो उसके मरने के बाद उसकी संपत्तियों का बंटवारा कैसे किया जाएगा। तो इस एक्ट में 2005 में एक संशोधन किया गया, तो उसको बोला जाता है हिंदू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005। और इसमें जो पुत्रियों जिसकी शादी हो जाती थी तो उनके लिए ये ऐड किया गया कि उनको भी क्या है, अब संपत्ति में हक प्रदान किया जाएगा। ठीक, उसके बाद एक आपका और एक है हिंदू महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1966, या फिर वो इसको बोलते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। अभी इस एक्ट में क्या था, यह अधिनियम मातृत्व के समय, मतलब जब कोई महिला जब मातृत्व काल में होती है, अर्थात वो जब गर्भावस्था के दौरान और उसके पश्चात जब उसका गर्भावस्था कंप्लीट हो जाता है और जब बच्चे को जन्म दे देती है, उसके समय के लिए वो बोला है कि यह अधिनियम मातृत्व के समय महिला के रोजगार की रक्षा और मातृत्व लाभ का हकदार बनाता है। अर्थात वो अपने बच्चे की देखभाल के लिए पूरे भुगतान के साथ। तो यहाँ पे एक अब बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि पूर्व में क्या था कि अगर कोई महिला जो काम रोजगार में है, किसी भी प्रकार के काम में है वो, ठीक है, और अगर वो महिला जब जब समय आता था तो उस समय में क्या होता था कि अगर वो छुट्टियां लेती थी, सामान्य सी बात है कि मातृत्व जब समय काल चलेगा तब उसको क्या है, छुट्टियां लेनी पड़ती है। और उन छुट्टियों में क्या होता था कि उसको एब्सेंट मानते हुए उसकी सैलरी काट दी जाती थी, या कई जगहों पे क्या, जब ये छुट्टियां लंबी होती थी तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता था। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, तो इसको इसीलिए मातृत्व लाभ अधिनियम बोला गया। ठीक है, तो यह अधिनियम के तहत क्या है कि मातृत्व लाभ का हकदार बनाता है तथा अपने बच्चे की देखभाल के से पूरे भुगतान के साथ उसे काम में अनुपस्थित रहने की सुविधा देता है कि वह पूरा भुगतान प्राप्त करेगी और साथ ही साथ वह काम में अनुपस्थित रह सकती है। यह अधिनियम 10 और उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। तो ये उन प्रतिष्ठानों के लिए बताया गया जहां 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। वर्ष 2017 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और इसके तहत कामकाजी महिलाओं को 2 बच्चों के लिए मातृत्व लाभ की सुविधा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह और 2 से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह तक कर दी गई। कमिश्नरिंग मदर और एडॉप्टिंग मदर को 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ मिलेगा तथा घर से काम करने की सुविधा देगी।
इसके साथ 50 या उससे अधिक कर्मचारी वाले प्रस्थानों में ट्रेंच का अनिवार्य प्रावधान किया गया। ठीक है, ट्रेंच क्या होता है, जो आसानी से आना जाना करने वाली चीजें जो होती है ना, पकड़ के जो आदमी करता है, उन सारी चीजों के लिए ये क्या है, लाभ प्रदान किया गया। उसके बाद आपका एक और एक्ट है वो जो आपका जो महिलाओं के साथ आप ये सुने होंगे ना कि कामकाजी जो महिला होती है उनके साथ जो कार्यस्थल पे जो दुर्व्यवहार होते हैं या यौन प्रताड़ना उनके लिए होती है, तो उसी से संबंधित एक एक्ट था। ये आपका एक केस था विशाखा बनाम भारत संघ का शायद केस है। ठीक है, नहीं, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का एक केस था, जिस केस का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट के आधार पे इस अधिनियम को बनाया गया था। अर्थात जो केस था, इसका जजमेंट में कुछ सजेशंस दिए गए थे और उन सजेशनों को उठाकर इस एक्ट का नाम बनाया गया था, जिस एक्ट का नाम था कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेडिसल एक्ट 2013। तो इस एक्ट में क्या था कि जो देखे कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत लिंग की समानता की गारंटी दी गई है। ठीक है, तो लिंग की समानता की जब बात की गई है कि सब जितने भी जो लिंग है, जितने भी सेक्शन है, वो पुरुष हो चाहे महिला हो, वो क्या है, समान है, तो उनके यौन उत्पीड़न की सुरक्षा और प्रतिष्ठा के साथ कार्य करने का उसमें अधिकार शामिल है। तो ये कहा गया था विशाखा वाले केस में। ठीक है, इसको विशाखा वाला केस हम आगे जब 21 पढ़ेंगे अनुच्छेद, तब उसमें हम लोग और उसको विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में एक नागरिक के रूप में समान, सुरक्षित और निरापद वातावरण में कोई भी व्यवसाय या कार्य अपनाने का संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया गया है। इसके लागू हो जाने के बाद विभिन्न कार्यों में महिलाओं की भागीदारी पर दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनी। यह कानून समय के अनुकूल और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए उचित सहायता प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1997 में ऐतिहासिक विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मुकदमे का निर्णय देते समय ऐसे कानून की कमी महसूस की थी। ठीक है, तो इसके जब आप इस अधिनियम के संबंध में कुछ जब बाद में पढ़ेंगे आप लोग, तो ये जब कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न को रोकने वाली चीज है, तो ये क्या है कि देखिए, आप लोग ने सामान्य कई न्यूज़पेपर्स में और आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि कामकाज के दौरान महिला सहयोगी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, यौन दुर्व्यवहार किया गया, उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए और इसके निवारण के लिए इस अधिनियम को लाया गया। ये क्या है कि जब हम बोलते हैं 14, 15 और 21 के तहत कि हम समानता की बात कहते हैं, महिला पुरुष सभी समान है, उनको समानता की हम गारंटी देते हैं संविधान के तहत, और उस गारंटी को बरकरार रखने के लिए उनको रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। लेकिन अगर उन रोजगार के अवसरों में और वो जब अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है, उस दौरान उसके साथ अगर आप दुर्व्यवहार करेंगे, तो क्या होगा कि वह जो महिला है वहां पे क्या होगा, वह या तो उस कार्य को छोड़ देगी या उस कार्य में वो अपना पूरी तरह से योगदान नहीं कर पाएगी। जो 100% वर्क, जो 100% जो देना है, वो वहां पे ठीक तरह से नहीं दे पाएगी, जिससे क्या समस्त चीजों में प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या है, उससे क्या किसी की जो कोई महिला होती है, उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा को भी ये क्या है, एक प्रकार से ठेस पहुंचाता है। तो इसी के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। समझ रहे हैं? जी सर। हाँ सर। फिर एक आपका एक्ट है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इस अधिनियम में जो दिव्यांगजन के अधिकारों और विशेष अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक प्रावधान किए गए। इन प्रावधानों में सेवा में आरक्षण को बढ़ाना, अधिनियम के तहत दिव्यांगों की अतिरिक्त 14 श्रेणियों को शामिल किया गया है। इन 14 श्रेणी में एसिडिक पीड़ित, थैलेसीमिया, होम्योफिलिया, अवरुद्ध विकास, सीखने की असमर्था और पार्किंसन बीमारी भी शामिल है। नए प्रावधान और दिव्यांगता का श्रेणी वर्ग 2017 के संयुक्त राष्ट्र समझौते की सिफारिश के अनुरूप तय की गई।